हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लेक्चर नंबर 22 लेक्चर नंबर 22 हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे राज्यपाल की। दोस्तों, तो पावर ऑफ गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो है केंद्रीय जो कार्यपालिका है उससे संबंधित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो जाकर देख लीजिए। आई बटन में भी आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो है हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सभी लेक्चर कंटिन्यूअस सीरीज वाइज मिल जाएंगे, ठीक। लेक्चर शुरू करें उससे पहले जो हमारे दोस्त इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर दोस्तों, हमारे इस बीए के प्लेटफॉर्म पर हम बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे क्रम अनुसार सभी टॉपिकों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर आते हैं दोस्तों, और उन सभी टॉपिकों पर पूरे विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। चाहे टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट ना हो, सभी टॉपिकों पर हमारी चर्चा होती है, जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप समग्र रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीए के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करना है, कि किसी यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको बेस बनाकर ही हम यहाँ पर बीए का अध्ययन करते हैं। इसी कारण से हम पूरे विस्तार से सभी क्लासेस को लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों, स्टडी तो ऑनलाइन हर कोई करवा रहा है, हर कहीं हो रही है दोस्तों, और आप लोग कर भी रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में ये हो जाती है कि आपको पढ़ने को तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बहुत सारे, किसी गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत गुरु है दोस्तों, बहुत एक से एक महागुरु है इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक प्रॉब्लम आपके साथ ये जाती है कि जब आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन कोई डाउट होता है तो दोस्तों डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास कोई नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ने हमें घर पर बिठा दिया है। जहां पहले हम ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते थे, कॉलेज में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते थे, आज हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, हमें किसी का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता दोस्तों। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमने आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी दी है दोस्तों, जिसमें अगर आपको क्लासेस से संबंधित कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर हमारी टीम से टाइम लेकर के और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपने क्लासेस। और क्लासेस शुरू करें उससे पहले मैं फिर से बता दूं कि जो दोस्त मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमें लेक्चर कंटिन्यू नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको बताना चाहता हूं कि सभी लेक्चर की, सभी क्लासेस के, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं सभी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी आपको, सभी सब्जेक्टों की, सभी ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर की अलग अलग है सब कुछ ही। आप देखकर, आप जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर के आराम से दोस्तों सीरीज वाइज हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आपको ये डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। टेलीग्राम दोस्तों, टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप बना दिया गया है लोधाजी क्लासेस नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये लिंक आ रही है, लिंक भी आप यहां से लेकर के, लिंक के द्वारा भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस सेशन में, अर्थात कि राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र सेकंड में दोस्तों हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी, और थर्ड यूनिट में हम अभी तक जो है केंद्रीय कार्यपालिका पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा दोस्तों वो होगा राज्यपाल पर, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरा एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। हम आज 5 पॉइंटों के माध्यम से राज्यपाल को पूरी तरह से समझने का हम एक समग्र प्रयास करेंगे, ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 दोस्तों हम 5 ही पॉइंटों पर एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह बात करेंगे, सबसे पहले हमारी चर्चा होगी व्याख्या पर। हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्यपाल की क्या स्थिति है, क्या होता है राज्यपाल, तो इसे व्याख्या के रूप में देखेंगे।
क्योंकि व्याख्या वाला पॉइंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दोस्तों आपके आंसर राइटिंग के लिए मुझे लाना आवश्यक होता है, ताकि आप आंसर राइटिंग जब हम कहीं भी एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें उस प्रश्न की व्याख्या ही लिखनी होती है। तो दोस्तों व्याख्या को मतलब किसी भी प्रश्न को शुरू कैसे करें, सब 95% स्टूडेंट के सामने ये बड़ी समस्या होती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी पर नजर डालते हुए दोस्तों हमने ये व्याख्या वाला पॉइंट आपको प्रत्येक टॉपिक में देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में, कार्यकाल, वेतन भत्ते, शपथ और शक्तियों के बारे में। इस प्रकार से 5 पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों हम अपना आज का टॉपिक समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों व्याख्या से। व्याख्या पे हम स्लाइड पे आए उससे पहले इसका एक व्यवहारिक रूप, जैसा कि हम प्रतिदिन हर एक टॉपिक में समझते आए हैं, हर एक स्लाइड का दोस्तों, हर एक टॉपिक का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना आवश्यक है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो आप किताबों से भी पढ़ लेते हैं, कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन आपको व्यवहारिक रूप से अगर आपको समझ है तो किसी भी किताब से, किसी भी बुक से जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको उस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक ही बार पढ़ने में आपको सब समझ क्लियर होता चला जाएगा, सब समझ आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों व्यवहारिक रूप से देखें हम कि राज्यपाल होता क्या है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दोस्तों, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पर हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति के अंदर हमने देखने का प्रयास किया था कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो जिस प्रकार से हमारे केंद्र में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य की सरकार में एक संवैधानिक प्रधान होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे भारत ने, हमारे भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। लेकिन ब्रिटेन से एक छोटा सा एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में किसी प्रकार के कोई राज्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन भारत में है। चूंकि ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, वहीं भारत एक काफी बड़ा देश है, इस कारण से भारत में जो राज्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से एक केंद्र सरकार है केंद्र में, ठीक है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की भी एक सरकार होती है राज्य में। जो व्यवस्था हमने केंद्र में की हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की, सेम टू सेम व्यवस्था हमने राज्यों में की हुई है, जिसे हम विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से, और राष्ट्रपति के स्थान पर कौन होता है राज्य में? राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री के स्थान पर राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी पद आपके केंद्र में देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे पद दोस्तों आपको प्रत्येक राज्य की सरकार में भी देखने को मिलते हैं। तो वही स्थिति जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, सेम टू सेम स्थिति दोस्तों आपको प्रत्येक राज्य के राज्यपाल में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक संवैधानिक प्रधान होगा, जो मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करेगा और मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कार्य करेगा। और उस मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो वो मुख्यमंत्री होता है, अर्थात मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल कार्य करेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति कार्य करता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल कार्य करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्लाइड पर जरा आते हैं। अब आपका कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं यार, इसलिए थोड़ा सा ना कम ज्यादा एनर्जेटिक होकर नहीं बोल पा रहा हूं मैं। चलिए, तो उस चीज पर ध्यान न दें, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। भारत में केंद्र की ही तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। जैसे केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है, सेम टू सेम हमने राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का बिल्कुल वैसा ही नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्य की वास्तविक शक्ति दोस्तों मंत्री परिषद में निहित है। राज्य की जो वास्तविक, जिस प्रकार से हम जब केंद्र देख रहे थे, तो केंद्र में संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति थे, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति थी वो किसमें निहित थी दोस्तों? तो वो संसद में निहित थी। संसद में निहित थी भाई, मंत्रिमंडल में निहित थी, है ना। उसी प्रकार से राज्यों में भी एक नाम मात्र का प्रधान तो राज्यपाल है, परंतु उसकी जो वास्तविक शक्ति है दोस्तों, वो मंत्री परिषद में निहित है। और उसका मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री होता है। सामान्य स्थिति में मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद ही राज्य का शासन करती है।
और राज्यपाल विधानमंडल के निचले मंडल के प्रति परिषद उसी प्रकार उत्तरदायी होती है जैसे केंद्रीय परिषद संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा ही वैसे दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोस्तों उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी 2 सदन हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान देना शब्दों पर। प्रत्येक राज्य में भी 2 सदन हो सकते हैं। किसी राज्य में 2 सदन है तो किसी राज्य में सिर्फ एक ही सदन है। अब इसे राज्यों की इच्छाओं पर डिपेंड करता है दोस्तों, कौन चाहता है। जो कोई अगर राज्य अप्लाई करता है केंद्र से तो उस राज्य में भी दोनों सदनों की स्थापना हो सकती है। लेकिन एक जो विधानसभा जैसे कि देखिए, जैसे केंद्र में उच्च सदन कौन सा मानते हैं हम, राज्यसभा को, और निचला सदन कौन सा है, लोकसभा। उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से राज्य में निचला सदन कौन होगा, विधानसभा होगी। ठीक, कौन होगी, विधानसभा। ठीक है, तो दोस्तों विधानसभा में प्रत्येक मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि केंद्र में प्रत्येक मंत्री किसके प्रति होता है दोस्तों, उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति। उसी प्रकार से राज्यों में, अर्थात कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जैसी व्यवस्था केंद्र में की गई है वैसी की वैसी ही व्यवस्था राज्यों में की गई है, प्रत्येक राज्य में की गई है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में अब हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट आएगा। सेकंड में हम बात करेंगे दोस्तों योग्यताओं की। सेकंड है योग्यताओं की। तो राज्यपाल, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहे तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, व्यवहारिक रूप समझ लीजिएगा। अब अगर हम तुम चाहें तो क्या राज्यपाल बन सकते हैं, एक ऐसा सवाल भी आ सकता है दोस्तों। बन भी सकते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। राज्यपाल, गवर्नर बनना इतनी छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैक्सिमम रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो गवर्नर जो बनते हैं, मैक्सिमम व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम रूप से जो गवर्नर बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं IAS अधिकारी, जो बहुत पुराने IAS अधिकारी होते हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हो अपने कार्यकाल में, उनको ही राज्यपाल का पद दिया जाता है। चूंकि वो राष्ट्रपति के ही अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। अभी नियुक्ति में पढ़ेंगे हम इनको। ठीक है, तो योग्यता बेसिकली तो IAS अधिकारी ही राज्यपाल बनता है, बेसिकली व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसी अन्य स्थितियां भी है जिसमें जरूरी नहीं कि IAS अधिकारी ही हो, किसी अन्य को भी राष्ट्रपति गवर्नर बना सकते हैं। चलिए, तो योग्यताओं में दोस्तों, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, जो संविधान में वर्णित है। तो उसके तहत सबसे प्रथम, कोई भी संवैधानिक पद होगा उसमें सबसे पहला तो यही होगा कि वो भारत का तो नागरिक 100% हो। किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने के लिए सबसे पहली और प्राथमिक योग्यता जो होती है वो यही होती है कि वो संवैधानिक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, गवर्नर के लिए 35 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। कम से कम 35 वर्ष की आयु हो और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल में भी दोनों सदन आ गए दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, राज्यों में अगर किसी राज्य में दोनों सदन है, ठीक है, तो उसके दोनों सदन आ चुके हैं। किसी राज्य में अगर एक सदन है तो वो एक सदन आएगा, और केंद्र में जो दोनों सदन है उन दोनों सदन के भी। तो कुल मिलाकर के 3 बात यहाँ हो गई, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद के या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब उसकी नियुक्ति की जा रही हो उस वक्त वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम कार्यकाल को। तो इनका कार्यकाल किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो देखिए, केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल भी यहाँ पर 5 वर्ष का ही होगा। कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। और इसमें एक बात को आप हमेशा दिमाग में याद रखें दोस्तों, हमेशा काम आने वाली चीज है ये, कि राज्यपाल जो पद पर आसीन रहते हैं, राज्यपाल जो अपने पद को धारण करते हैं दोस्तों, वो पूर्णतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही वो पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा 5 वर्ष पूरे होने के बाद में उनका पद समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात, अगर वो चाहे तो अपना 5 साल से पहले भी वो अपना स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक ये भी है कि मान लेते हैं किसी राज्यपाल जो अभी वर्तमान में पद पर आसीन है, पद पर बने हुए हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई नया कार्यकाल की नियुक्ति नहीं की गई है दोस्तों, तो वो 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी तब तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई नया राज्यपाल आकर उनका पद ना संभाल ले। ठीक है, इस प्रकार से राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं रहेगा। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों ये आपका कार्यकाल वाला भी कंप्लीट हो चुका है, कार्यकाल को हम देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें शपथ की, तो शपथ में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक राज्यपाल जो है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल का पद धारण करता है तो पद धारण करने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है, शपथ ग्रहण करनी होती है। और उस शपथ के तहत दोस्तों, उस शपथ के तहत वे संविधान के अनुसार, संविधान के अंतर्गत जो वर्णित किया गया है किस प्रकार से वो शपथ लेंगे, क्या उनका फॉर्मेट होगा शपथ का, उसके अनुसार ही दोस्तों वो अपने कर्तव्यों का पालन और संविधान और विधि का संरक्षण और राज्य की जनता की सेवा करने का वचन देते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते। तो इसमें तो आपको कोई बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से नेता लोगों के जो वेतन भत्ते होते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल साहब के वेतन भत्ते होते हैं, है ना। और प्रति माह वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा निःशुल्क सरकारी आवास इनको प्रदान किया जाता है और इनकी पद अवधि में किसी प्रकार के इनके वेतन भत्तों में जो है कमी नहीं की जा सकती है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारे कंप्लीट ये पॉइंट हो चुके हैं 4 तक। लास्ट पॉइंट अब जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस है दोस्तों राज्यपाल पर, उसमें हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की राज्यपाल को कौन कौन सी प्रकार की किस किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में जब राष्ट्रपति पर चर्चा की थी दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर भी हमने 2 सेशन लिए थे, 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें एक में हमने राष्ट्रपति की सामान्य बातों पर अध्ययन किया था, जैसे नियुक्ति, योग्यता, इन सब पर हमारी चर्चा हुई थी। इसके बाद में दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य बातों पर हमारी चर्चा हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी उसके राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जिस प्रकार की राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी यहाँ पर अपनी शक्तियां प्राप्त है। उस सेम शक्तियां हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी आपको सभी शक्तियां सेम मिलेगी। ठीक है। और इसीलिए जब हम राष्ट्रपति पर हम लेक्चर ले रहे थे तो उस समय भी हमने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर आपने राष्ट्रपति वाला सेशन कंप्लीट कर लिया तो आपको राज्यपाल ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं रहेगी और आप शॉर्ट में समझते चले जाएंगे। ठीक है। और यही कारण है दोस्तों कि हमने राष्ट्रपति पर 2 सेशन में, बहुत लंबे लेक्चर में दोस्तों राष्ट्रपति का सेशन कवर किया था। इसी कारण से दोस्तों राज्यपाल का सेशन हमारा वो छोटा होने वाला है और आसानी से आप पूरा समझते भी चलेंगे, ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है। चलिए, तो 1 बाय 1 करके दोस्तों हम राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और अन्य शक्तियां, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के सेशन में भी देखा था, इन्हीं शक्तियों पर हमने उसमें भी चर्चा की थी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो संविधान में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधित सभी शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है और दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी अपनी शक्तियां प्राप्त होगी। कहां पर? राज्य में प्राप्त होगी दोस्तों। और उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। और यह कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्ति के समानांतर होगी। विधायी शक्ति के समानांतर होगी। कहने का अर्थ यह है कि जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई है। अब वो 3 सूचियां क्या क्या है मैं आपको बता दूं। एक है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची और एक है दोस्तों संवर्ती सूची। कौन कौन सूचियां? 3 सूचियां है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। इन सूचियों के बारे में एक सामान्य सी एक नॉलेज रखिए आप लोग। राज्य सूची अर्थात संविधान में जो राज्य सूची बनाई गई है उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे उनके बारे में वर्णन किया गया है।
अर्थात वो सारी शक्तियां अलग से रख दी गई है कि राज्य इस पर अपना कानून बना सकता है। केंद्र सूची के अंतर्गत सिर्फ वो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो दोनों में से छूट गए, जो राज्य सूची और केंद्र सूची में से छूटे होंगे, उनको रख दिया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। और इस समवर्ती सूची पर दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों ही अपने जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त है कार्यपालिका से संबंधित, वो सारी शक्तियां दोस्तों उसे राज्य सूची पर ही प्राप्त है, ना कि केंद्र सूची पर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसके बाद वन बाय वन करके जरा इनको समझ लेते हैं कौन कौन से किस किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल करता है। ठीक है, और फिर मुख्यमंत्री के परामर्श पे ही जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करने का कार्य ही करते हैं राज्यपाल साहब ही। ठीक है, इसके अलावा राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों, जो वरिष्ठ वकील जो न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको बोलते हैं महाधिवक्ता। इनको नियुक्त करने का कार्य भी राज्यपाल साहब करते हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप एग्जाम देते हैं दोस्तों स्टेट पीसीएस का, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल साहब ही करते हैं। इसके अलावा राज्य के प्रशासन से संबंधित नियमों का संचालन भी, नियमों कौन कौन से नियम होंगे उनका निर्धारण भी राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। मुख्यमंत्री के प्रशासन से संबंधित नियमों का निर्धारण भी यही करते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों किसी मंत्री को अर्थात सिंपल सी कहानी ये है कि किसी भी निर्देश को या किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए वो मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि वो किसी भी जो कोई विधेयक अगर बहुत समय से पड़ा हुआ है पेंडिंग में, तो उसे जो है विधानसभा में पेश करे, उसको विधानमंडल में पेश करे, है ना। तो इसके लिए वो मुख्यमंत्री से भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार की इनके पास में ये कुछ कार्यपालिका शक्तियां होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों के अंतर्गत भी दोस्तों ने काफी सारी शक्तियां प्राप्त है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को भी केंद्र में प्राप्त थी। अगर विधायी शक्तियों पर बात करें तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों जैसा राष्ट्रपति साहब क्या करते थे, वहां पर लोकसभा राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक बिठाते थे, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यहाँ पर कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन को स्थगित करना और भंग करना, ये सब कार्य भी राज्यपाल के ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के ही होते हैं। और इस सब के अलावा दोस्तों विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है, जैसे कि जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद में जब विधानमंडल की पहली बैठक होती है दोस्तों, तो उसमें राज्यपाल ही उन्हें संबोधित करते हैं और विश्वास मत जो है पेश करने का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा विधानमंडल में एक या दो सदनों के किसी भी विधेयक के बारे में संदेश भेज सकते हैं और किसी विधेयक पर स्वीकृति देना, वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो सेम टू सेम जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्तियां थी, वो सेम टू सेम शक्तियां राज्यपाल के पास भी है। सिर्फ कुछ शक्तियों में आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो कौन सी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और कुछ विधेयक को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं। बस ये वाला शक्ति जो है दोस्तों, ये राज्यपाल के पास में स्पेशल शक्ति है कि अगर राज्य में किसी राज्य ने ऐसा कानून बना लिया कि वो राज्यपाल को लगता है कि यार ये सटीक नहीं है या वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, तो वो, चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही व्यक्ति है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने हुए हैं, इसी कारण से कोई भी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और वो राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को बोल सकते हैं स्पेशली कि आप इस पर जरा देखिए, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये एक इनके पास स्पेशल शक्ति होती है और इसके द्वारा अगर राज्यपाल चाहे तो किसी राज्य का जो है विधेयक को कानून बनने से रोक सकते हैं। इसके अलावा वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते थे जब संसद मान लो अधिवेशन में नहीं है, जैसे केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य में भी जो दोस्तों उनके विधानमंडल होता है, जब वो अधिवेशन में नहीं होते हैं तो उस समय में वे अपना एक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस को अर्थात इस अध्यादेश को वही शक्तियां प्राप्त होती है जैसे कि विधानमंडल के किसी भी जो है विधेयक को शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी नियम को या कहें कि कानून को शक्ति प्राप्त होती है। सेम टू सेम इनके अध्यादेश को भी वही शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा, विधानमंडल में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को नियुक्त करना। 1/6 जैसे देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि राष्ट्रपति साहब क्या करते थे,
राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे थे। कला संस्कृति साहित्य इनके इसमें जो पारंगत होते हैं ऐसे व्यक्तियों को 12 लोगों को नियुक्त करते थे। उसी प्रकार से दोस्तों राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है कि वे संसद के जितने सदस्य उसमें से 1/6 सदस्यों को, वो कम से कम 1/6 सदस्यों को जो है वो यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें कला साहित्य विज्ञान और समाज में स्पेशल अर्थात कह सकते हैं कि जो पारंगत हो उस क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पावर है इनकी विधायी शक्ति। दोस्तों विधायी शक्तियों के अंतर्गत भी हम 4 प्रकार की इनकी शक्तियों को देखने का प्रयास करेंगे। 4 शक्तियों के अंदर विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, अभी तक हमने कार्यपालिका की शक्ति देखी, जिसमें जो कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन कौन शक्ति प्राप्त है। फिर हमने देखा दोस्तों विधायी शक्ति की कानून बनाने से संबंधित अर्थात विधायिका से संबंधित, नीति निर्माण से संबंधित कौन कौन सी शक्तियों को प्राप्त है। इसके बाद हम अब देख रहे हैं इनकी वित्तीय शक्तियों से संबंधित, जो कि एक देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है दोस्तों, वो होती वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है उससे संबंधित हम जरा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यपाल के बिना, जैसे दोस्तों हमने केंद्र में देखा था, देखिए बार बार मैं केंद्र और राज्य का इसीलिए डिफरेंस करवा रहा हूं ताकि आपको पूरा मैटर याद रहे। जैसे राष्ट्रपति को केंद्र में हमने देखा था कि जब संसद में कोई भी वित्तीय विधेयक या धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पहले ही स्वीकृति ले ली जाती है ना। उसी प्रकार से राज्यों में भी अगर कोई वित्तीय विधेयक होगा, अगर कोई धन विधेयक होगा दोस्तों, तो उसमें राज्यपाल की स्वीकृति पहले ही ले ली जाएगी, ना कि बाद में। ठीक है, तो उनकी स्वीकृति मिलना आवश्यक है। इसके अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दोस्तों बजट प्रस्तुत भी, यहाँ पर भी राज्यपाल के नाम से ही बजट प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की, है ना, एक्स्ट्रा मनी की भी मांग कर सकते हैं। ये जैसे राष्ट्रपति भी कर सकते थे दोस्तों। वित्तीय शक्ति ये भी इनके पास एक स्पेशल शक्ति है, ठीक है, जिसमें विधान से पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो दोस्तों ये क्या होते हैं अनुदान, इस पर हमारी एक अलग से एक क्लास होगी, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा मुद्दा है ये। अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, पूरक अनुदान क्या होता है, इस सब पर एक समग्र एक क्लास लेकर आएंगे हम, जिसमें हम पूरे इन अनुदानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से सरकार को व्यय करने के लिए धनराशि मुहैया करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को यहाँ पर ये शक्ति प्राप्त है, क्योंकि जो आकस्मिक निधि होती है, एक इमरजेंसी अकाउंट होता है प्रत्येक राज्य की सरकार के पास में, उस इमरजेंसी अकाउंट पर दोस्तों राज्यपाल का ही अधिकार होता है। तो राज्यपाल जो है सरकार को ये अधिकार दे सकती है कि वो उस अकाउंट से पैसे लेकर के और खर्चे कर सके। ठीक है, क्लियर हो दोस्तों आप ये वित्तीय शक्तियां, है ना। आपको मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम राष्ट्रपति का लेक्चर हमने काफी लंबा लिया था, तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम शक्तियां है। जहां थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है उसको मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं, है ना। कोई विशेष डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सिंपल से है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, किसमें दोस्तों याद रखिए, संविधान का जो एक आर्टिकल है 161, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल उन व्यक्तियों की सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है या माफ कर सकता है जिन व्यक्तियों को सजा उस राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत दी गई हो। इस बात को, पॉइंट को याद रखना। राष्ट्रपति किसकी सजा माफ कर सकता है दोस्तों, तो वो दोनों की कर सकता है हालांकि, लेकिन विशेष अधिकार किस पर है उनका, राष्ट्रपति का, जिन व्यक्तियों को सजा केंद्र के कानून के द्वारा दी गई हो। और राज्यपाल को कौन सा अधिकार होगा, जैसे मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को किस व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार होगा, तो वो उस व्यक्ति की सजा को माफ या कम या छोटा या बदल सकते हैं जिस व्यक्ति को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा सजा दी गई हो। क्लियर है ना। चलिए, बस इसमें इतना सही था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट, अन्य विधियां, अन्य शक्तियां। तो राज्यपाल के पास में और ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है, राज्यपाल के पास में और ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है दोस्तों, तो एक नजर जरा इन पर भी डाल लेते हैं। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में, जैसे देखिए दोस्तों, जब हमने राष्ट्रपति के समय में हमने एक आपातकाल की बात की थी,
और आपातकाल के तहत हमने देखा था आर्टिकल 356 में, किसमें 356 में देखा था दोस्तों हमने। तो 356 में देखा था कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राज्यों में, किसी राज्य के किसी क्षेत्र पर भी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति स्वयं आकर के राज्य पर राज्य नहीं करते हैं, राज्य के शासन संचालन नहीं करते हैं, बल्कि वे उस राज्यपाल के हाथों में सारी बागडोर पकड़ा देते हैं जो उस राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है। तो उस राज्य में दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है वो खत्म हो जाता है, विधानमंडल खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाता है और सारी शक्तियां किसके हाथ में जाती है? राज्यपाल के हाथ में जाती है। और राज्यपाल को शक्तियां देता कौन नहीं है? तो वो राष्ट्रपति साहब देते हैं, ठीक है। तो आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल के पास में उस राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उनके पास आ जाती है। इसके अलावा राज्य की आय और व्यय को जानने के लिए दोस्तों महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को देख सकते हैं और लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी प्राप्त करते हैं, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में, चूंकि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, इस कारण से केंद्र सरकार ने दोस्तों इन तीनों राज्यों के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए हैं, कुछ आदिवासियों के लिए स्पेशल राइट बनाए हैं और ये सारे के सारे राइट दोस्तों राज्यपाल के हाथों में दे दिए गए हैं, बल्कि राज्य की सरकार के हाथों में नहीं दिए हैं। आदिवासियों से संबंधित अधिकार किसको दिए गए हैं? राज्यपाल के हाथों में। राज्यपाल जैसे चाहे वैसे वहां पर उनके लिए अलग से कानून व्यवस्था बना सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम दोस्तों बात करें तो थोड़ा सा और हटके अगर हम बात करें असम की दोस्तों, तो असम के राज्यपाल को भी आदिवासियों से संबंधित क्षेत्रों को लेकर के स्पेशल राइट होते हैं, स्पेशल अधिकार होते हैं, जिनका प्रयोग वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, राष्ट्रपति की निर्देश के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राज्यपाल का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। इसके अंतर्गत बस इतनी सी बातें जानने की थी। विशेषकर आप शक्तियों पर फोकस करेंगे, छोटी छोटी बातें थी, बाकी नियुक्ति वगैरह, योग्यता, ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, उस पर आप आराम से कर सकते हैं कंप्लीट उसको। इसके अलावा शक्तियों पर दोस्तों आपको जो हमने 5 प्रकार की शक्तियों पर डिस्कस किया है, 5 प्रकार की शक्ति आपको अच्छे से याद होना आवश्यक है। एग्जाम में दोस्तों यही पॉइंट हमारे काम आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों कैसा लगा सेशन आपको? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए थोड़ा शेयर करते चले दोस्तों सेशन को, ठीक है। और बने रहे सेशन में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मिसप्रिंट है यहाँ पर, मिसप्रिंट है, माफ करना। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री दोस्तों। जिस प्रकार से राष्ट्रपति पढ़ने के बाद में हमने प्रधानमंत्री पर अध्ययन किया था, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पर, उसी प्रकार से राज्यपाल पढ़ने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा वो आएगा मुख्यमंत्री एवं विधानमंडल पर, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इन सब के अलावा थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। और जिन दोस्तों को व्हाट्सएप